आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कानून साज असेंबली की 90 सीटों और 873 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का कल होगा फैसला। इंतखाबात की गिनती के लिए तमाम इंतजाम हुए मुकम्मल। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में गिनती की तमाम तैयारियां हुई मुकम्मल। कल सुबह 8 बजे होगा गिनती का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की हिमायत लेने के ख्याल के लिए खुली है। एलजी के जरिए 5 अराकीन को मुंतखब करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का किया ऐलान। और बिजबिहारा पुलिस ने 900 लीटर शराब की बड़ी खेप को किया तलब। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर की 90 रुकनी कानून साज असेंबली के 873 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का ऐलान कल उस वक्त किया जाएगा जब जम्मू व कश्मीर के 20 वोटिंग मराकज पर वोटों की गिनती का आगाज होगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में वसी तर इंतजाम किए गए हैं। तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। यहाँ गिनती के मराकज कायम किए गए हैं। 2019 में दफा 370 की मनसूखी और 35A की मनसूखी के बाद इंतखाबात ने जम्मू कश्मीर में पहली मुंतखब हुकूमत का कयाम की राह हमवार की है। एक दिहाई के बाद 3 मरहलों में हाल ही में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में लोगों ने जोश व खरोश के साथ अपने वोट का इस्तेमाल किया था। हमारा कोई चुना हुआ नुमाइंदा हो तो हमारे लिए काम करे, तो हमारे मसाइल को उजागर करे, तो हमारे मसाइल को बारामूला के जनरल ऑब्जर्वर और जिला इंतखाबी ऑफिसर ने वोटों की गिनती के हतमी इंतजाम का जायजा लेने के लिए इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला का दौरा किया है और वहां किए गए इंतजाम से मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी हासिल की है और ऑफिसरान को हिदायत जारी की है कि वो गिनती के अमल को शफाफ और हसन तरीके से यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। जिला इंतखाबी ऑफिसर मेंगा शेरपा ने कहा है कि जिले की 7 असेंबली हलकों की गिनती के लिए यह तमाम तर इंतजाम हो चुके हैं और गिनती के अमल के लिए पूरा अमला तैयार है। जो हमारा ये डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो हमारी 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 12 की 7 सुपोर्ट से लेकर 13 पटन तक के सबकी काउंटिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप देखें काउंटिंग एजेंट्स की एंट्री, उनकी फिस्किंग, सिक्योरिटी रिलेटेड, उनके वेलफेयर के रिलेटेड सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। तो हमारे पास 7 काउंटिंग हॉल्स भी अवेलेबल है। हमारे पास ETBPS की प्री काउंटिंग का भी एक हॉल अवेलेबल है। जो भी कमीशन के द्वारा जो फैसिलिटीज़ देनी होती है, अगर इट इज़ टू आवर स्टाफ और टू आवर कैंडिडेट्स, वो सारी यहाँ पे दी गई हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी रेडी है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम भी रेडी है, साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जर्वर्स के रूम है वो भी रेडी है। तो ऑल इन ऑल हमारे स्टाफ की सारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है। आज स्टाफ की फेमिलराइजेशन विजिट भी थी और एक ड्राई रन भी था कल के लिए। तो इन ऑल हमारे RO साहिबान, उनके जो AROs हैं वो सारे रेडी हैं कल के काउंटिंग। थैंक यू सर। वहीं लंगेट असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार मीर जुनैद ने 8 अक्टूबर को होने वाले गिनती में मुमकिन धांधली के बारे में शदीद खदशात का इजहार किया है। लंगेट में ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत को गिनती के अमल को रोकना चाहिए और मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करनी चाहिए और एक आजाद टीम तश्कील देनी चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि अहाते के 3 हिस्से यहाँ वीवीपैट महफूज हैं, CCTV कैमरों के बगैर रह चुके हैं और इनके मुताबिक मुमकिन छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का वाज़ा सबूत है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, जो ब्रेजन वायलेशन किया गया ITI हंदवारा में, जहां पे हमारी काउंटिंग मशीन्स रखी गई। 3 दिन तक वहां पे CCTV कैमरास गायब थे। वहां पे बिल्डिंग में सिर्फ एक ही CCTV कैमरा लगा हुआ था फ्रंट साइड से, जो बाकी साइड से बिल्डिंग के जहां पे मशीन्स रखी गई हैं वहां पे कोई कैमरा नहीं था। जब हमने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यहाँ की लोकल अथॉरिटी से ये मामला उठाया
तो 3 दिन के बाद उन्होंने कैमरा लगाया वहां पे, मगर उन कैमरास का आज तक हमारे पास एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस किन के पास है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, वहां पे 7 मिनट 3 अक्टूबर को बिजली चली गई और पावर कट्स हुए। वो 7 मिनट में बिना कैमरास की मौजूदगी में क्या कुछ वहां पे हुआ, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। जिला कुपवाड़ा का हिंदवाड़ा और लंगेट हल्का वोटों की गिनती के लिए तैयार है। रिटर्निंग ऑफिसर हिंदवाड़ा ने कहा है कि अमल के हमवार इनाकात को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर हिंदवाड़ा ने मजीद कहा है कि ITI इलाका बगैर ट्रैफिक जोन होगा। गिनती का आगाज बैलेट वोटिंग से होगा, इसके बाद वीवीपैट की गिनती होगी। देखिए, हमारी जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग है वो हंदवाड़ा और लंगेट की, वो हमारे यहाँ ITI हंदवाड़ा में जो आस्कोरा के पास है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और काउंटिंग के जो इंतजामात हैं उसके लिए पोल स्टाफ जो कॉन्स्टिट्यूंसी का सेकंड रैंडमाइजेशन आज हो गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में DO के सामने और ऑब्जर्वर्स के सामने। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे, अभी ड्राई रन होगा वहाँ पे, ताकि हमारा काउंटिंग स्टाफ ये देख सके कि हम कल सुबह कैसे काम करना है इमीडिएटली। और जो हमारा कल का काम होगा उसके लिए जो अरेंजमेंट्स ज़रूरी करने थे एज पर गाइडलाइंस, वो हमने इन प्लेस हैं, सारे इस तरह के अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और कल सुबह 7 बजे से 6:45 के करीब 6:30 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे ATBPS का पहला काम है वो पहुँचाना है। उसके बाद 8 बजे के करीब हमें जो पोस्टल बैलेट का है वो काम करना है, और पहले पोस्टल बैलेट चूँकि स्टार्ट करना है काउंटिंग, उसके बाद आधा घंटा वेट करके हमें मशीनों का करना है, वो हो गया 8:30। तो इस तरह से हमने जो एज पर द गाइडलाइंस इंतजाम करने थे वो बराबर कर चुके हैं। बारे में मैं आपको बताऊं ये कि अभी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं पुलिस के साथ बैठ करके। जिला इंतखाबी ऑफिसर बाडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज कहा है कि जिले में गिनती के लिए तमाम तर सहूलियात को हतमी शक्ल दे दी गई है। DEO बाडीपुरा ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि पोलिंग अमले की रैंडमाइजेशन पहले ही हो चुकी है और आला इंतखाबी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा। उम्मीदवारों को गिनती के मराकज में तमाम सहूलियात दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि गिनती के मराकज में 300 सिक्योरिटी कायम की गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि गिनती मराकज के बाहर दफा 144 नाफिज की जाएगी। अगर कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश आया तो पुरअमन गिनती मतवक्का है। जो बाड़ीपोरा और सोनावारी असेंबली सेगमेंट्स की जो EVMs हैं वो पोल डे पर ही स्ट्रांग रूम में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन जो गुरेज असेंबली सेगमेंट की जो EVMs हैं वो इंटरमीडिएरी स्ट्रांग रूम में गुरेज में 1 दिन के लिए रखी गई थी, और जो 2 अक्टूबर का दिन था उस दिन वो EVMs को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया। तो स्ट्रांग रूम उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रख के बनाया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। 3 टायर सिक्योरिटी वहां पर है, 24 घंटे की जो लाइव स्ट्रीमिंग वहां पर चल रही है, CCTV फुटेज है, और कैंडिडेट्स को ये पूरा वहां पर हमने फैसिलिटेट किया है कि वो उस CCTV फुटेज को पूरी तरह से, जो लाइव स्ट्रीमिंग रियल एक्चुअली है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें वो। और उनके लिए हमने जो आउटर पेरीमीटर है उसमें हमने उनको ये भी इजाजत दी है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां रखेंगे, ताकि जो जा रहे हैं या जो बाहर आ रहे हैं उन पर वो देखेंगे कि कौन से लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर 3 टायर सिक्योरिटी में जो इनर पेरीमीटर है उसमें सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल जो EVMs की शिफ्टिंग काउंटिंग हॉल्स में हो जाएगी, वो भी उन सारे पैरामीटर्स के तहत ही होगी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई हैं। तो तीनों असेंबली सेगमेंट्स के लिए 3 अलग अलग से जो काउंटिंग हॉल्स बनाए गए हैं। जो गुरेज का असेंबली सेगमेंट है उसमें चूंकि 31 ही पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें हमने 7 काउंटिंग जो टेबल्स रखे हैं, और जो बाकी 2 असेंबली सेगमेंट्स जैसे बांडीपोरा और सोनावारी है उसमें हमने 13 ये जो काउंटिंग टेबल्स पर असेंबली सेगमेंट रखे हुए हैं। तो मीडिया के लिए हमने एक अरेंजमेंट वहां पर किया हुआ है कि जितनी भी
जो वहां पर रिजल्ट्स हों वो इमीडिएटली उनको ट्रांसफर किए जा सके। और हमने वहां पर एक मॉनिटर भी रखा हुआ है मीडिया पर्सन्स के लिए, एक अलग हमने एक इंतजाम किया हुआ है कि जो भी अंदर वोटों की गिनती से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि उनकी पार्टी मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाके में हुकूमत बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की PDP की हिमायत लेने के ख्याल के लिए खुली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की नामजदगी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार देने के इकदाम की भी मुखालफत की और कहा कि अगर BJP ज़ेरे क़यादत मरकज इसके साथ आगे बढ़ता है तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने खुद को वज़ीर आला के ओहदे से दूर बाहर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए ताकि नई हुकूमत को लोगों के मसाइल को हल करने के इख्तियार हासिल हों। उन्होंने मजीद कहा है कि वो आजाद उम्मीदवारों की हिमायत लेने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इसके लिए भीख नहीं मांगेंगे। Very happy. I congratulate them for coming together to build a better Jammu and Kashmir, which will shine all over the country, all over India. Sir, October 8 is known for wrong reasons, as in there was a deadly earthquake in October 8. Do you think tomorrow there will be a political quake with NC Congress taking majority of the seats? I hope so. I pray to God. I hope it does happen. And I hope with all these people who want to join us, we'll make a strong government, a government which will give people what they want. Sir, will you reach out to other like-minded parties or individuals in the formation? I'm sure they're already reaching to us. We welcome it. You've seen Mahbubji's statement, which is a very welcome step. Because we all, if together, can work faster rather than working against each other. That is what we need. PDP के साथ कोई बातचीत हो रही है इसके What हवाले से? what are the challenges for the new government that comes into place? Absolute challenges. There are so many challenges. Which one will I mention? In last 10 years, this state has gone far below it was before. Those challenges have to be met. And that has to be done. And I hope Delhi is going to be positive about it. Even if we are in opposition to them, I hope they realize that this state is a vital state. It is crown of India and has 2 strong enemies on the border. Are you afraid that once the results are out, there might be horse trading? Let them do horse trading. Who stops them? Let them do. Let them see who they can buy. Then he has to face his people. Where will he hide? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि हमारा सपोर्ट एनसी और कांग्रेस को रहेगा, क्या उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हो रही है अभी? कोई बातचीत नहीं हो। मैंने कल ही अखबार में पढ़ा है। मैं तो दिल से उनको मुबारक करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ उनका कि वो भी चाहती हैं इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालें। और मैं समझता हूँ जितना हम लोग इकट्ठे बैठेंगे उतना हम तेज़ी से काम कर सकेंगे। क्या आप रेडी हैं उनको इंक्लूड करने के लिए? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें किसी को ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे सपोर्ट को नहीं लेंगे। लेंगे, मैं तो दिल से लूँगा और चाहता हूँ कि जितने अच्छे लोग हैं आएँ और हम इस रियासत को इस मुसीबत से निकाल सकें। वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस तरीके की खबरें भी है कि एनसी कांग्रेस महबूबा मुफ्ती को राज्यसभा में भेज सकते हैं। ये मैंने नहीं सुना। मैंने सुना, आपने सुना होगा, ये मैंने नहीं सुना। राज्यसभा कौन जाएगा वो वक्त पे पता Doctor, लगेगा। what are your comments about the nomination of 5 MLAs by the government? I have already said repeatedly that His Excellency must detest from doing that. When the government is in power, that government has the right to nominate, and the Lieutenant Governor has to forward that back and say yes. We're not going to put people who are not worth it. One last question, Dr. Middle East is on edge. Iran has closed its airspace, reported, and a lot of Kashmiris are stranded there. So how do you see the emerging situation in Middle East, especially Iran? I think it's disastrous for the world, not only for India. It is disastrous for the world. The economic conditions of the world will be so bad. I wonder whether the human being will survive. Therefore, through your media, I want to appeal not only to
our own country's government, but to the world governments. Please come and stop these wars, whether in Ukraine or whether in Middle East, if they want world to survive in peace and prosperity. How do you view Ministry of External Affairs Jaishankar's visit to Pakistan in SCO? I think it's a wonderful step. Very good. उनको किस ताकत ने यहाँ लाया? 2 तारीख को उनको वापस जेल जाना था, 16 तारीख को उनको फिर से वक्त मिला। मैं हैरान हूँ, वो किस तरफ है? लोगों की तरफ है या बीजेपी के और इनके वो मास्टर्स हैं इनके? कौन है? क्या वो लोगों की बात करता है? कल तक तो वो पाकिस्तान का पैसा लाता था यहाँ, आज वो कैसे कश्मीरियों का हामी बन गया? कैसे? वो पैसा जो लाता था वो किसको दे रहा था? किस लिए आ रहा था? कहाँ गया उसका वो कश्मीर पाकिस्तान जाएगा? कहाँ गया उसका वो स्लोगन कि प्लेबिसाइट होना चाहिए? कहाँ गया वो? मैं तो अफसोस है मुझे इस पे। सुरनकोट असेंबली हलके से आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम के रिहाइशगाह पर उनके बेटे हयात चौधरी के सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई है। यहाँ उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो इंतखाबी नताइज से कतई नजर किसी भी किस्म के इज्तिमा से गुरेज करें। मुश्ताक बुखारी के हालिया इंतकाल की रोशनी में उन्होंने एहतराम और तहम्मुल की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुश्ताक बुखारी के अफसोसनाक इंतकाल को देखते हुए इस गम की घड़ी में जमा होना नामुनासिब होगा, इसलिए सुरनकोट के अवाम से दरख्वास्त है कि वो घर के अंदर रहें और किसी भी अवामी जलसे से गुरेज करें, चाहे हम जीतें या फिर हारें। तो कल उनके न जाने की जो कमी महसूस हो रही है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है। आज भी खानवादा पमरोट पीर जमात अली शाह साहब के बड़े फर्जंद जो है पीर सरफराज हुसैन शाह साहब की वफात हो गई है। तो हमने इस सिलसिले में अपनी कोई भी जो हमारी मीटिंग थी, कोई पुंछ जाने का कोई इरादा था, लोगों को बुलाने का या कोई भी हमारी रैली, सब हमने जो है वो कैंसिल की है। अकरम साहब ने इसी हवाले से, अकरम साहब हो सकता है, हमने अभी उनसे बात नहीं की है, वो भी काउंटिंग में ना जाएं। उनके एजेंट्स जो हैं या चीफ एजेंट वो जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पुंछ में। तो मैं तमाम अपनी आवाम सुरनकोट, खासकर पीर पंजाल या जितने भी खिता के हमारे लोग चाहने वाले हैं, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि कोई भी किसी किस्म का भी जिस तरह नतीजा कल सामने आए, कोई कमेंट्स करने, कोई जुलूस करना, नाराबाजी करनी बिल्कुल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर आल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने आज कहा है कि जब इंजीनियर रशीद को रिहा किया गया था तो उन्होंने एक जुबान इस्तेमाल की थी और आज दूसरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इंजीनियर रशीद गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जिसका फल उन्हें कल तमाम सीटों से शिकस्त की सूरत में मिलेगा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया है। देखिए, जब यहाँ पर इलेक्शन शुरू हुए, एनसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस किया, पीडीपी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। जो यहाँ पर पीएचडी बनी थी वो टूट गई। अब इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। जब इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया तो मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया था कि अगर आपने 10-12 सीटें जीती या अगर आपने कुछ सीटें जीती तो आप क्या करोगे? क्या आप बीजेपी के साथ मिलोगे कि या आप यहाँ पर जो एनसी और क्या कहते हैं इसे कांग्रेस की कोalition है उसके साथ मिलोगे? उसका जवाब उस टाइम ये था कि मैं उस टाइम ये बताऊंगा, ये फैसला मैं उस टाइम लूंगा। तो ये जो आज उसने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट उसने उस टाइम क्यों नहीं दिया कि हमें यूनाइट होना चाहिए यहाँ पर? उस टाइम क्यों नहीं उसने ये बोला? मैं इतना कहूंगा कि इंजीनियर रशीद शेर की खाल में एक भेड़िया है, गिरगट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है। मैंने इलेक्शन होने से पहले ही कहा था कि एक सीट भी एआईपी नहीं जीतेगी। लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनको लोगों को धोखा देना था। आप देख लीजिएगा कि उसकी अपनी सीट को भी खतरा है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी इलेक्शन जब हुए थे, मतलब इलेक्शन अनाउंस हुए थे, उससे 2 महीने पहले मैंने कहा हुआ था कि यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ है उनको आपस में मिलके चलना चाहिए, चाहे सेंटर में बीजेपी की हुकूमत हो या एनसी की हुकूमत या कांग्रेस की हुकूमत हो, लेकिन यहाँ की लोकल पार्टीज़ को आपस में मिलके चलना चाहिए। जब यहाँ की लोकल पार्टीज यूनाइट हो गई, उस टाइम भी पीएचडी बनी थी, लेकिन सीएम को लेकर यहाँ पर इन्होंने आपस में मतलब मतभेद इनके हो गए। तो
यहाँ पर मैंने पहले ही कहा हुआ है, मेन जो दो पार्टीज थी यहाँ पर, एनसी और पीडीपी, उनको हमेशा कुर्सी की लालच है, वो कुर्सी के भूखे हैं। इस टाइम एनसी और कांग्रेस ने कोalition की है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता हूँ, ये वही दो बंदे हैं जिन्होंने 87 के इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने यहाँ पर खून की नदियां बहाई, जिन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा अंधा कानून नहीं, चाहे पोटा था टाड़ा था, वो नहीं लाया। इसीलिए मैंने हमेशा यह कहा हुआ है कि हमारी पार्टी हम कभी मतलब किसी के साथ कोalition नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगी, हम हमेशा अपोजिट में रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। ये एक लंबी लड़ाई होती है और हम इसके लिए बिल्कुल फुली। सब जज बिजबिहाड़ा तबस्सुम कादरी की हिदायत पर आज पुलिस चौकी संगम में बिजबिहाड़ा पुलिस ने 900 लीटर शराब की एक बड़ी खेप को तलब कर दिया है। इस मौके पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिजबिहाड़ा अदालत, एसडीपीओ बिजबिहाड़ा, एसएचओ बिजबिहाड़ा, ड्यूटी ऑफिसर संगम, महकमा एक्साइज के ऑफिसर और दीगर मौजूद थे। याद रहे कि शराब की ये बड़ी खेप कुछ दिन पहले बिजबिहाड़ा पुलिस ने जब्त की थी और इसके मुताबिक 3 अफराद को गिरफ्तार कर थाना बिजबिहाड़ा में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसी बात है, ये जो लाइव तस्वीर जो है, लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं, मौजूद और कोर्ट बिजबिहाड़ा है, वहाँ के सीनियर ऑफिसर भी आप कुछ यहाँ पे पुलिस फोर्स में मुमकिन हो रहा है। बैग्स है जिनमें वो नेवला टाइप कुछ चीजें निकल है, खासकर 900 लीटर ये लिकर के और कुछ ऐसे नशीली अद्वियात जो है वो जी बिल्कुल। अब इस की जो तक अनंतनाग की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से ताज़ा तरीन जान का मकसद ये है कि ये जो सीज्ड प्रॉपर्टी सीज्ड प्रॉपर्टी विच इज सीज्ड अंडर एफआईआर नंबर 168 in the year 2024, that is in this year. Actually the main purpose of this destruction of this liquor and other things is that we have to free up the space in the Malkhana and the storerooms in the police station. It created a lot of problem in the police station and the Malkhana of the courtroom. That is why it is mandatory for us to destroy this. And sometimes the seized property is subject to the decay. That is why it becomes mandatory for the courts and especially for the prosecution to destroy this property. It is not always necessary to destroy the seized property. Sometimes the property may be beneficial for the owner or the state. At that time we sold this property. Thank you. Now what? It was actually directed by the sub-judge Bijbihara on the application given by the SHO Bijbihara, and with the counselling and consultation with the excise department and the prosecution department, the order is given by the court for the destruction. That's why we are. Any further regarding the? Inshallah, we will destroy other substances which are still pending in our courtrooms and in the Malkhana and the storerooms. इंटरनेशनल खात्मुल नबूवत मूवमेंट जम्मू कश्मीर ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ गुस्ताखाना तबसरों पर यतीम नरसिंह अनंत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मूवमेंट के सदर मौलवी मोहम्मद अमीन ने कहा है कि यतीम नरसिंह अनंत की ये बयानबाजी नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ बहुत से लोग हैं, उनमें से एक मलऊन शख्स यती नरसिंह आनंद सरस्वती दासना मसूरी मंदिर का पुजारी, वो मलऊन हमेशा से गुस्ताखी करता ही रहता है। कभी मुसलमानों के नाम, कभी इस्लाम का नाम लेकर, कभी कुरान का नाम लेकर, और ज्यादातर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखी करता है, जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। जो अल्फाज उस कम वक्त शख्स ने बोले हैं, हम वो अल्फाज बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें लगता है वो आदमी पागल है। तो हम हुकूमत हिंद से ये गुजारिश करते हैं, अगर ये आदमी पागल है तो उसका दिमागी टेस्ट किया जाए,
उसको पागल खाना भेज दिया जाए। यति नरसिंह अनंत के पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मुबैना बयानबाजी की मज़म्मत में जिला पुंछ के मेंढर में लोगों ने एक बड़ा एहतजाज किया है और मरकजी हुकूमत से अपील की गई है कि गुस्ताख रसूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह की बयानबाजी करने से कबल हजारों बार सोचे। या रसूल अल्लाह, सारे हजरात एक बार कहें या रसूल अल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मैं इन तमाम नौजवानों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैं अकेला ही था मैदान में और काफ़ी दिन से सोच रहा था कि कोई मैदान अमल में निकले और हम आगे होकर के उसका साथ दें। बात यह है कि अभी मैं और हाजी साहब अंदर बैठे हुए थे, हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे थे कि जो हमने एसडीएम साहब के पास पहुंचाना है, लेकिन जो ही हमें आवाज़ आई तो बड़ी खुशी हुई और एकदम हम जो है फौरन आपके जुलूस में शरीक हुए हैं। बात इस तरह से है कि जहां हमारी सियासी और समाजी क़यादतें पीछे हैं, वहां आज इन नौजवानों ने बता दिया है कि सारे पीछे रहेंगे मगर जब हमारे नबी की इज्जत और नामूस की बात आएगी तो हम सबसे पहले मैदान अमल में आएंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील करता हूं कि जिस शख्स ने इतना गुस्ताखाना कलाम जो है एक जो दिलों में बसने वाली ज़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के लिए, मुसलमान के लिए वो अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जिस बंदे ने ये गुस्ताखाना अल्फाज इख्तियार किए हैं, मैं कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अमन को बहाल रखते हुए हम अपनी नबी के शान के में उनके ख़िलाफ़ जिस शख्स ने गुस्ताखाना अल्फाज जो इस्तेमाल किए उसको फांसी दी जाए। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है और कल जैसे मौलाना साहब ने कहा और परसों मुफ्ती साहब ने भी और प्लस कुछ और लोगों ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम जो है एसडीएम साहब को दिया है, प्रोटेस्ट किया है। मैं ये कहूँगा इंतज़ामिया से, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील करूँगा कि देखिए हम वो हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम वो पत्थर हैं कि जिनको दुश्मन हिला सकते नहीं। मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जिस शख्स ने की है, जो वो मलून, जो शैतान, जो हिंदुस्तान में इस किस्म के तरह तरह के शैतान हमेशा पैदा होते हैं और हमेशा वो जो है मिट जाते हैं। आज जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, मैं इस प्रोटेस्ट के साथ ये वाज़ह कर देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम हजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में आज के बाद किसी किस्म का कोई मामला जो भी हिंदुस्तान में जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम। हज़रात, आज ये हमारे मेंढर के नौजवान, हर तबका फ़िक्र के जो नौजवान हैं जिनके जज्बात आज काबू में नहीं हैं, नरसिंहानंद जो एक ऐसा गुस्ताख रसूल और गुस्ताख इस्लाम और गुस्ताख मज़हब एक शख्स है कि जिसने अपनी ज़ुबान से ऐसे बकवास बके हैं, हमारे नबी की शान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो जो बकवास किया है, जिस तरह के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, उसी निस्बत से आज मेंढर के नौजवानों के जज्बात काबू में नहीं रहे और इन्होंने खुले आम आके तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।